वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। आपको पता है कि झारखंड बोर्ड ने क्लास 11th के एग्ज़ाम के लिए जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए डेट अनाउंस कर दिया है। और 7, 8 और 9 यानी 7, 8 और 9 मई को क्लास 11 का एग्ज़ाम होने वाला है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो टर्म 1 के सिलेबस के आधार पर होगा। ये 3 दिनों में आपका एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। आज हम लोग झारखंड बोर्ड ने क्लास 11th के ज्योग्राफी का जो मॉडल सेट जारी किया है, उसमें हम लोग सेट 1 का हम लोग क्या करने वाले हैं, आज आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार का संबंध निम्न में से किससे है। पृथ्वी का जो आकार होता है, आपको पता है कि थोड़ा सा चपटा होता है, अपने अक्ष पे थोड़ा सा झुका हुआ भी होता है। तो चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का जो आकार है उसका संबंध किससे है, भूआब से, नाशपाती से, सेब से या नारंगी से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नारंगी। संतरे के आकार का होता है क्या, हमारा पृथ्वी। दूसरा प्रश्न है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये कथन है, या आप कह सकते हैं कि ये भूगोल का एक परिभाषा है और आपसे पूछा जा रहा है कि यह परिभाषा या फिर ये कथन जो है वह किसका है। तो आपको पता होना चाहिए कि धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता का सबसे पहले अगर किसी से वर्णन किया था तो वह थे रिचर्ड हार्टसॉन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रिचर्ड हार्टसॉन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए थर्ड नंबर, हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। और आपको पता है कि ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बनता है, जियो और ग्राफोज। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी का पूरा शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन करना। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत, ज्वारीय परिकल्पना। आपको पता होगा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई परिकल्पनाएं फेमस हैं, जिसमें आप जो है सो ज्वारीय परिकल्पना के बारे में भी आप पढ़े होंगे, आप बिग बैंग सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे, उसके अलावा आप ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ज्वारीय परिकल्पना किसने दिया था। तो आपको पता होगा कि ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन जेम्स जीन्स और जेफरे ने किया था। सबसे पहले जेम्स जीन्स ने किया था और बाद में जेफरे ने भी उस प्रति इसका क्या किया था, समर्थन किया था और इस परिकल्पना को आगे बढ़ाया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्न में से कौन है। ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुआ है इससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा मान्यता किसको मिला है, तो वो है हमारा बिग बैंग सिद्धांत। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है। देखिए प्रकाश वर्ष, आपको पता होगा कि ब्रह्मांड में एक ग्रह से दूसरा ग्रह या एक खगोलीय पिंड से दूसरे खगोलीय पिंड की दूरी को जब मापा जाता है तो उसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष या फिर प्रकाश का आप कह सकते हैं चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साल में प्रकाश कितनी दूरी जाता है। तो आपको पता होगा कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी जाता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा खगोलीय दूरी। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है, खगोलीय दूरी। नेक्स्ट, वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। आपको पता होगा कि सौरमंडल में टोटल 9 ग्रह थे। बाद में जो प्लूटो ग्रह है उसे हटाकर उसे बौने ग्रह की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया, इसलिए अब वर्तमान में कितने ग्रह हैं, तो कुल 8 ग्रह हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भूतल पर वह बिंदु
जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीप होता है। देखिए, पृथ्वी के भीतर जो भूकंप निकलता है जिस केंद्र से, इसको कहा जाता है उद्गम केंद्र। भूकंप जिस केंद्र से या जिस बिंदु से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र। अब भूकंप की तरंगें हर दिशा में फैलती हैं, तो आपको पता होगा कि भूकंप की वह तरंग जो 90 डिग्री पे जाएगी, 90 डिग्री पर वह सबसे पहले पहुंचेगी। तो सबसे पहले जिस जगह पे पहुंचती है, इस जगह को, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को कहा जाता है अभिकेंद्र। अगला प्रश्न है हमारा, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? जब सुनामी आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होगा? आपको पता है कि सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र और महासागरों में सुनामी आती है। समुद्रों में भूकंप आने के कारण पानी क्या होता है? कई मीटर ऊंचा उठ करके और वो दौड़ने लगता है, बहुत तेज़ी गति से आगे बढ़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि समुद्र के किनारे जो भी इलाके होंगे या फिर भवन हो या जिस प्रकार की इमारतें बनी हो, जब इतनी तेज़ी से पानी जब समुद्र से निकलकर बाहर की ओर आएगा तो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में क्या कर देगा? वो तबाही मचा देगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है कि सर्वाधिक क्षति सुनामी के कारण जो होती है वो कहाँ होगा? तो समुद्र तटीय भाग, समुद्र तट में या समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होगा? नुकसान होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, उसके उत्तर क्या होगा? ऑक्सीजन। देखिए, भूपर पट्टी पर अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, तो धातु में आपको पता है कि सबसे ऊपर वाले परत को क्या बोलते हैं? सियाल कहा जाता है, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा गया है सिर्फ तत्व, तो तत्व में क्या होगा? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? देखिए, आपको पता होगा भूगर्भ की जानकारी के दो साधन होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष साधन उस साधन को कहते हैं जिसका डायरेक्ट प्रमाण या डायरेक्ट तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अप्रत्यक्ष हम लोग उसको कहते हैं जिससे हम लोग सिर्फ उससे अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी की भूगर्भ की संरचना, पृथ्वी के नीचे की संरचना किस प्रकार से होगी। अगर अंदाज़ा लगाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष साधन। और अगर डायरेक्ट जानकारी हासिल करेंगे, डायरेक्ट उसको देख करके सीखेंगे या पता करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष साधन। 4 ऑप्शन है, भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का चुंबकत्व और ज्वालामुखी। देखिए, इसमें ज्वालामुखी क्या है कि पृथ्वी के भूगर्भ से निकलकर बाहर आता है ज्वालामुखी। तो जब वो ज़मीन के नीचे से निकलकर बाहर आएगा तो हम इसको देखकर बता सकते हैं कि ज़मीन के अंदर यही था। इसका मतलब है कि ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी हमारा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यह प्रत्यक्ष साधन होगा। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रतिपादित किया था या प्रस्तावित किया था? तो इसका उत्तर होगा अल्फ्रेड वेगनर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यहाँ हो जाएगा माउंट एटना, जो सिसिली में है। माउंट एटना जो सिसिली द्वीप पर पाया जाता है वह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए, जापान में पाया जाता है फ्यूजियामा, ये भी एक क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। विसुवियस, क्राकोटोवा, ये सब क्या है? विसुप्त ज्वालामुखी हैं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा माउंट एटना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? जिसको अग्नि वलय पेटी या अग्नि पेटी कहा जाता है, तो ये किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेट में है? तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये 7 प्लेटों में बटा हुआ है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? टैथिस सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो बहुत ही आसान है, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट है, खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो अगर आप इसको सही तरीके से देखेंगे तो खनिज तेल आपको मिल जाएगा आग्नेय सेल में। आग्नेय सेल में क्या मिलेगा? खनिज तेल। आपको पता है खनिज तेल कहाँ होते हैं? पृथ्वी के भूगर्भ में ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। और ज़मीन के नीचे की अगर आप तरफ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी चट्टानें हैं? तो वो आग्नेय चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? भूस्खलन, ज़मीन का धंसना, गिरना,
ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो ज़्यादातर आपको मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा अधिक मात्रा में। तो यहाँ फिलहाल चूँकि मरुस्थलीय क्षेत्र दिया है तो हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्र को लेकर चलेंगे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वो प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो ये बहुत ही आसान है, अपर्दन। अपर्दन क्या है? एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस। हवा में जितनी भी गैस मौजूद है उसमें 99% जो गैस है वो पृथ्वी के सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? इसका उत्तर होगा 32 किलोमीटर। पृथ्वी से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर आप चले जाते हैं तो आपको लगभग 99% गैस जो है सो मिल जाएगा। इसके आगे आप जाते हैं तो 1% ही गैस है द्रव्यमान के आधार पर जो आपको ऊपर मिलेगा, क्योंकि ऊपर की गैस हल्की होती है और नीचे की गैस भारी होती है। तो 32 किलोमीटर क्या होगा इसका उत्तर? 32 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करती है? तो बहुत आसान है, वायुयान उस क्षेत्र में गमन करेगी जहाँ का तापमान जो है सो ज़्यादा वैरी नहीं करता हो। तो उत्तर क्या होगा? समताप मंडल। क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? देखिए जब आप ज़मीन से ऊपर की ओर बढ़ते हैं वायुमंडल में, तो जैसे ही आप 165 मीटर की हाइट पे जाएंगे तो औसतन 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। उत्तर क्या होगा? 165 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? बहुत आसान सा प्रश्न है, नाइट्रोजन। आपको पता है कि 78% हमारे वायुमंडल में क्या है? केवल और केवल नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए मानव जीवन, पृथ्वी के क्या होता है सतह पर क्या है? मनुष्य हैं। और पृथ्वी की सतह से जो सटा हुआ जो मंडल है वायुमंडल का, वो कौन सा है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही आप देखिएगा कि ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। तो मानव जीवन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? क्षोभ मंडल है। किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती हैं? देखो मौसम की घटना भी कहाँ होगी? तो जिस मंडल में हम लोग रहते हैं उसी मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती है। इसका भी उत्तर होगा क्षोभ मंडल। किस मंडल में रेडियो तरंगे वापस लौट जाती हैं? देखिए रेडियो तरंगे, आपको पता है कि तरंगों में क्या होता है? तो तरंगों में आप देखिएगा तो आयन मौजूद होते हैं। तो आयन क्या होगा? दूसरे आयन से टकराएगा तो वापस रिटर्न आ जाएगा। तो रेडियो तरंगे किस मंडल से टकराकर वापस आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आयन मंडल। आयन मंडल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन में कहीं भी आयन मंडल दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि ये सभी के सभी ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। इसका सही उत्तर होगा आयन मंडल। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं? हवा में जो पानी की बूंदें मौजूद है, जो वास्तविक मात्रा मौजूद है हवा में, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। और अगर हम लोग जितना भी जल की बूंदें मौजूद हैं और इस वायुमंडल में जितनी कैपेसिटी है जल की मात्रा को सोखने की, अगर दोनों के अनुपात को अगर हम लोग निकालते हैं तो उसे कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या होगा? यहाँ होगा उत्तर हमारा निरपेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट है, धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता? ठीक है, धूम कोहरा जहाँ धुआं, धूल कण, मिट्टी, धुआं और साथ ही साथ आर्द्रता यानी पानी की बूंद की मात्रा यानी नमी पाई जाती है, तो वहाँ क्या होता है? धूम कोहरा बनता है। सुबह सुबह के टाइम पे जो आप देखते हैं इसको कुहासा कहते हैं। तो नॉर्मल अगर हवा में पानी की मात्रा है तो कुहासा कहेंगे, लेकिन अगर धूल कण बहुत ज़्यादा है उसमें, उसकी वजह से नमी जो है सो वहाँ पे हवा में वायुमंडल में रुक गई है और कुहासा के जैसा बन गया है, तो उसे कहते हैं धूम कोहरा। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? औद्योगिक क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पर ही क्या मिलेगा? धूल कण, धुआं ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनता है? सबसे आसान प्रश्न, पक्षाप बादल। क्या होगा? सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाले बादल का नाम क्या है? पक्षाप बादल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 31 नंबर यानी अगला प्रश्न है हमारा, संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो ये होगा विषुवतीय क्षेत्र में।
संवहनीय वर्षा, जहाँ गर्मी के कारण क्या होता है कि जब आप इसको देखिएगा, देखिए इसको समझिए। संवहनीय वर्षा, जब वायु गर्म हो जाती है तो वह संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठने लगती है। क्या होती है? ऊपर उठने लगती है, और ऊपर उठकर वो फैल जाती है, जिससे इसका तापमान क्या हो जाता है? तापमान कम हो जाता है, और घनीभवन क्रिया आरंभ हो जाती है। जैसे तापमान कम होगा तो ये क्या होगा? इसका संघनन होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है? बादल का निर्माण होता है, और उस बादल से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा। और यही कहाँ होगा? विषुवत क्षेत्रों में, क्योंकि विषुवत क्षेत्रों में क्या होता है? तापमान अधिक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन सा है? तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और अगर आप सही तरीके से देखें तो जलवाष्प भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, इनमें से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस बनता है? जल जो है वो द्रव से क्या बन जाए? गैस बनने लगे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। द्रव से गैस का बनना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, देखिएगा 34 नंबर का क्वेश्चन है, चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में होती है? तो देखिए चक्रवात वाली वर्षा अगर आप देखेंगे तो चक्रवात वाली वर्षा आपको दो क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, एक तटीय क्षेत्रों में और एक मरुस्थलीय क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ हमारा उत्तर चूंकि तटीय क्षेत्र है तो हम लोग तटीय क्षेत्र लेकर के चलेंगे। चक्रवातीय वर्षा क्या होता है? देखिए चक्रवात के आंतरिक भाग में, जब कोई चक्रवात आता है तो उसके आंतरिक भाग में भिन्न तापमान वाली पवनें आपस में मिलती है। अलग अलग तापमान की हवाएं जब आपस में मिलती है तो ठंडी पवनें गर्म पवनों को, यानी ठंडा जो हवा है वो गर्म हवा को ऊपर भेजेगा धक्का दे करके। नॉर्मल सी बात है, गर्म चीज़ें ऊपर उठती है, ऊपर की ओर धकेलने लगेगा ठंडा हवा गर्म हवा को। ऊपर उठने पर जो गर्म हवा है वो भी क्या होने लगेगी? वो भी ठंडी होने लगेगी, तापमान उसका कम होने लगेगा, और ठंडी होने के कारण क्या होगा कि उससे वर्षा होगी। इसे कहा जाता है चक्रवातीय वर्षा, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है? तो भूमध्य सागरीय वर्षा अगर आप देख लें तो यहाँ हो जाएगा 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांश के बीच में। भूमध्य सागरीय वर्षा कहाँ होता है? 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के बीच में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 36 नंबर, जब वाष्प सीधे ठोस में परिवर्तित होते हैं। देखिए अगर ठोस से डायरेक्ट वाष्प बन जाए तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और अगर वाष्प से सीधा ठोस बन जाए तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग उसे भी कहते हैं ऊर्ध्वपातन। यहाँ उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए जरूरी है? जैव विविधता यानी जीवों की विविधता, अलग अलग प्रकार के जीव, कई प्रकार के जीव जो पाए जाते हैं, उनका संरक्षण करना क्यों जरूरी है? हाथी भी होना जरूरी है, घोड़े भी जरूरी है, शेर भी जरूरी है, बाघ भी, जितने तरह के जीव जंतु होते हैं सभी जरूरी है। तो पूछ रहा उनका संरक्षण किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जंतु के लिए, पौधों के लिए, प्राणी के लिए? तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? सभी जीवधारियों के लिए। जैव विविधता होगी तो सभी जीवधारियों को उसका लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बहुत आसान सा उत्तर है 1972 ईस्वी में। और इसका संशोधन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 2003 ईस्वी में इसका संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ध्यान से देखिएगा, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है, मतलब अधिक प्रजाति के जीव पाए जाते हैं, उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो अगर आप सही तरीके से देखें तो उस विविधता वाले क्षेत्र का जो नाम होता है, या आप ये कह लें कि सबसे ज़्यादा विविधता वाले जो जीव जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं उसे महाविविधता केंद्र कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग महाविविधता केंद्र कहते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कहीं ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट जनरली क्या हो गया है कि जहाँ बहुत अधिक विविधता वाले जीव जंतु पाए गए हैं वहाँ लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या कर रहे हैं? वनों को काट दे रहे हैं।
जंगलों को जला दे रहे हैं और वहाँ कृषि कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये हॉट स्पॉट कहलाता है। तो यहाँ चूँकि महाविविधता केंद्र ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग क्या टिक करेंगे, हॉट स्पॉट। लास्ट प्रश्न आज हम लोगों का है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 ईस्वी में। तो यहाँ पे तो आप ध्यान दे लीजिए कि हमारा जो सेट 1 था जिसमें 40 प्रश्न थे उसका उत्तर हम लोग देख चुके हैं। आपको जल्द ही सेट 2 का भी उत्तर मिल जाएगा और हम लोग धीरे धीरे करके बाकी सब्जेक्ट का भी जो है सो उत्तर देखने वाले हैं। आपको ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 7 मई को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और आपको पता है कि ज्योग्राफी हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होगा, वो आपका 8 मई को होगा। आपको बहुत जल्द ही चैप्टर वाइज हिस्ट्री का भी और ज्योग्राफी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। तो धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।